गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बाय वीडियो लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका पढ़ रहे हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, ठीक है। और मानव के श्वसन तंत्र की बात करें तो इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर हुए हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है अपन ने, एक बार मैं थोड़ा वापस बता देता हूँ। उसके बाद आगे का आज का जो टॉपिक होगा, जो आज का टॉपिक है श्वसन संबंधी आयतन, ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन संबंधित आयतन होते हैं। आयतन किसके होगा, वॉल्यूम किसके होगी, वायु का आयतन होगा। यहाँ पर आयतन यहाँ पर किसका होगा बच्चों, वायु का आयतन होगा, ठीक है। तो वायु का आयतन है वो किस किस प्रकार से कितना आयतन होता है उसको तब क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग टर्म्स हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे अपन बात करें श्वसन जो चैप्टर है, तो श्वसन चैप्टर के अंदर आपको जैसे अपन क्या क्या श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। एक वायु जो अपन बात करते हैं, एक बाह्य जो श्वसन क्रिया होती है, एक अंतर श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो अपन बात करती है वो इसके अंदर जैसे अपन बात करें तो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन तो जैसे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस था और वातावरण के बीच में। अंतर श्वसन जिसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, मतलब कोशिका और जो मतलब जो वायु कोश होते हैं उनके बीच में हवा का जो आदान प्रदान होता है। कोशिका जो सिर में अंदर जो मतलब रुधिर पहुंच जाता है, रुधिर के माध्यम से कोशिका तक जो वायु पहुंचती है, वहां पर जाके O2 से O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ जैसे अपने बात है ग्लूकोज की वो टूटता है और क्या बनता है, ऊर्जा निकलती है ना। तो अपन रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद होगा, C6H12O6 की बात करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे टूटती है CO2 प्लस H2O के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये जो प्रकार का रेस्पिरेशन था, ठीक है, इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं वो वायुवीय रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था, इसको वायु रेस्पिरेशन। ऊर्जा निकलती है कितनी, 38 ATP होती है, जैसे अपन बात है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के माध्यम से, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर अपन अवायवीय श्वसन पढ़ता है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है ना। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार, वायवीय अवायवीय। वायवीय श्वसन की बात होती है, अवायवीय श्वसन के अंदर क्या था, C6H12O6, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होती है, तो ये किसमें 2C2H5OH एथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP के अंदर टूटता है। तो ये स्पेशली जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। तो ये क्रिया भी अपन ने पढ़ी थी, आपको याद होगा, 2 ATP में 56 किलो करीब ऊर्जा इसमें निकलती है। तो ये श्वसन की बात थी। इसके बाद अपन ने बात की श्वसन के अंगों के बारे में बात की थी। श्वसन के अंगों के बारे में बात की थी। वह श्वसन जैसे नासा द्वार होते हैं, फिर नेजल कैविटी आती है, नासा गुहा आती है, फिर नासा ग्रसनी गुहा आती है। नासा ग्रसनी गुहा के बाद फिर कंठ आता है, कंठ से फिर क्या होता है, श्वास नली आती है, श्वास नली श्वसनिका आती है, श्वसनिका से फिर जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनिका आती है, श्वसनिका से फिर क्या होती है, जो अपन बात करते हैं जो वायुकोशीय जो वाहिनी होती है उसमें टूट जाती है। वहाँ से वो जो एट्रियम होता है उसके अंदर चली जाती है, जो वायु कोश जो होता है उनके अंदर चली जाती है, वहाँ पर गैस का आदान होता है। इस प्रकार से जब इसको अपन एक ये सारी के सारी जैसे अपन बात करें तो लंग्स होता है, मुख्य एक श्वसन अंग है। और लंग्स में अपन दायां लंग्स और बायां लंग्स होता है, ठीक है। दाएं के अंदर 2-3 लोब होते हैं और बाएं के अंदर 2 लोब होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। और उसके बाद अपन ने एक श्वसनी वृक्ष के बारे में पढ़ा था। और श्वसनी वृक्ष की जो ये एक जो पहला वीडियो लेक्चर था इसमें, उसके बाद अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्रियाविधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी श्वसन क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर क्या था बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एक निःश्वसन क्रिया थी, उच्छ्वसन क्रिया थी, ठीक है। इंस्पायरेशन था, एक्सपायरेशन था, ठीक है। तो दोनों ही क्रिया के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 2 टर्म्स आपको याद है। दोनों ही क्रियाओं के अंदर किसका मेन रोल था, एक तो तनुपट का था और एक बाह्य प्रसुपेशिया होती है, ठीक है। बाह्य
परसुपेशिया जिसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और अंतरा परसुपेशिया होती है, उनका रोल होता है। ठीक है, तो जैसे अपन बात निःश्वासन के अंदर क्या होता है, श्वास या बात की निःश्वासन या जो अपन बात करें श्वास लेने की जो क्रिया होती है, O2 को अंदर लेने की क्रिया। ठीक है, तो O2 को अंदर लेने की क्रिया होती है अंतःश्वासन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन बोलेंगे इसको, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि दोनों ही क्या होते हैं, जो अपन बात करते हैं बाह्य परसुपेशिया हो चाहे आपके तनुपट की पेशियां, दोनों ही संकुचित होते हैं, तो वक्ष वो आयतन बढ़ जाता है, जिससे क्या दाब कम होता है, बाहर से अधिक दाब से वायुमंडल से अधिक दाब से वायु वो कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, कितनी लंग्स के अंदर प्रवेश कर जाती है या फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसके उद्श्वसन की क्रियाविधि के बारे में बात की, आपको सारा टॉपिक इस प्रकार से टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से रिवाइज करना है। तो आपको एक बार शुरुआत करो तो आपको पहले की चीज़ें सारी याद होनी चाहिए, तभी आगे अपन बढ़ सकते हैं, आपको ध्यान में रहेगा। उसके उद्श्वसन में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। ठीक है, जो तनुपट था वो उसमें संकुचन हो तो वो वापस रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और जो जो पेशियाँ थी, बाह्य अंतरापरिषद पेशियाँ थी, वो संकुचित वहाँ पर वापस शिथिल हो जाती है। इससे क्या होता है, वायु कोश का वायु जो कोश या वक्ष हुआ है, ठीक है, उसका दबाव पड़ता है, उसके आयतन कम होता है, जैसे प्रेशर से क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन एक क्या निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। वो जो अपन बात की निःश्वासन की बात की, वो एक्टिव प्रोसेस थी, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने जैसे स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल आपको बताया था। और ये जो क्रिया होती है ये एक फेज की प्रक्रिया, लेकिन जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, तो जो उत्सर्जन है वो भी क्या होती है, यहाँ पर एक ही सक्रिय प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उष्णता तीव्र गति से ये क्रिया होने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अपन ने जो बातें बताई, भाई श्वसन की दर होती है 16 से 20 प्रति मिनट। एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के अंदर श्वसन की दर बात करें 16 से 20 प्रति मिनट होती है। तो अब यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा था, अब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी आपको टिप्स पे होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, अभी क्लास के साथ याद हो जाना चाहिए। तो आज जो बात करने जा रहे हैं श्वसन संबंधी आयतन की बात करें, यहाँ पे मैंने 4 आयतन लिखे। हालांकि इसके बाद में कुछ और टर्म्स है, लेकिन इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे उनको एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए उसका अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये भी याद हो जाए, वो भी याद हो जाए। ठीक है, तो श्वसन संबंधी आयतन की बात करते हैं, तो आयतन किसका है बच्चों, ये वायु का आयतन है, जो अपन अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो आयतन यहाँ पर है वो किसका आयतन है बच्चों, यहाँ पर आयतन जो है वो इसका वायु का आयतन है। ठीक है, जो अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बात आप क्लियर। तो वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है, इस यहाँ पर 4 वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वारीय आयतन, इसको इंग्लिश में टाइडल वॉल्यूम में टीवी बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन मतलब अंतःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन आरक्षित आयतन इंस्पायर्ड रीजनल वॉल्यूम, आईआरवी बोलते हैं इसको। दूसरा था उच्चश्वसन आरक्षित आयतन एक्सपायर्ड रीजनल वॉल्यूम, इसको ईआरवी बोलते हैं। इसके बाद है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट मतलब शेष बचा हुआ, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको आरवी बोलते हैं। अब इनका टर्म्स का मतलब क्या है, जो एक एक का याद करते हैं। सबसे पहले बात है ज्वारीय आयतन क्या होता है। ज्वारीय आयतन क्या होता है, ज्वारीय आयतन से मतलब क्या है कि एक सामान्य श्वसन के दौरान, सामान्य श्वसन की मतलब जब आप भाग नहीं रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सामान्य श्वसन गति चले से, ये तो मैंने चलो फोर्सफुली कर लिया थोड़ा। जो अपना अपन बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टाइम जो अपने श्वसन क्रिया चली, तो एक सामान्य श्वसन के क्रिया के दौरान, एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, निःश्वसन के द्वारा अंदर लिया गया वायु का आयतन या उच्छ्वसन के द्वारा बाहर निकाले गए वायु का आयतन को ही क्या बोलते हैं, आपके ज्वारीय आयतन बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, टीवी बोलते हैं। समझ गए, मतलब मैं अभी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम जो आप उस समय जो आपकी श्वसन गति चल रही है, उस समय कितना आपने अंदर लिया है वो वॉल्यूम, या कितना आपने बाहर निकाला है, वो टाइडल वॉल्यूम है, ज्वारीय आयतन है। समझ गए, देखो एक बार,
समझ गए? मतलब जो भी सामान्य आपका श्वसन क्रिया हो रही है उस टाइम आपने कितना अंदर लिया या कितना बाहर निकाला, वो जो अंदर लिया वॉल्यूम है या बाहर निकाला हुआ वॉल्यूम वो कितना है, उसी को क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन बोलते हैं। एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान निःश्वसन के द्वारा अंदर ली गई वायु का आयतन या एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान उत्सर्जन या एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन के दौरान बाहर निकाली गई वायु के आयतन को ये क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान ज्वारीय आयतन या अपन बात करते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम है, यह अपन जो बात करते हैं कि सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान जो वायु बाहर या अंदर जाती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है बच्चों, 100। ठीक, कितना होता है, 500 होता है। एक प्रतिश्वास बात करें ज्वारीय निःश्वसन और प्रतिश्वास अपन बात करते हैं तो प्रतिश्वास जो ज्वारीय निःश्वसन और जो उत्सर्जन के दौरान जो वॉल्यूम बाहर या अंदर जाता है, ठीक, आयतन वायु का आयतन जो बाहर या अंदर जाता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, किसका है, वायु का आयतन है। ठीक, कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर ज्वारीय आयतन की बात कर सकते हैं। ज्वारीय आयतन कितना होता है, 500 ml होता है। अब एक लाइन और दी हुई आपकी बुक के अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 6000 ml से लेकर कितना, 6000 ml से लेकर 8000 ml तक वायु का उत्सर्जन निःश्वसन या उत्सर्जन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। कितने ml, ये भी पूछ सकता हो। एक स्वस्थ मनुष्य की बात है, स्वस्थ मनुष्य मतलब उसको किसी प्रकार का रोग नहीं हो, क्योंकि बीपी होती है तभी श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है, या और किसी प्रकार का रोग होता है तो श्वसन दर प्रभावित होती है। तो याद रखना कि एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो एक मिनट के अंदर, तो आपको वैसे बात करें गणना करें, आप देख लो कि अपने एक प्रति मिनट श्वसन दर होती है 16 से 20 होती है। 16 से कितनी होती है, 16 से 20 होती है। और अपना वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। तो इसको अपन 500 से करेंगे, मान लो 16 अभी तो 8000 के करीब आती है। ठीक है, ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो कितनी, 8000 की, तो यही वोल्ट आएगी। ठीक है, तो दर कितनी थी, 16 से 20 होती है अपने प्रति श्वसन की दर, तो एक मिनट के अंदर 16 से 20 होती है श्वसन की दर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक मिनट के अंदर जो निःश्वसन की बात करते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम को इसके आसपास 6000 ml से लेकर 8000 ml तक एक होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अब बात करते हैं मतलब दूसरी टर्म्स की। समझ में आ गई होगी आपके। निःश्वसन आरक्षित आयतन या अंतःश्वसन आरक्षित आयतन भी इसको बोल सकते हो आप। निःश्वसन आरक्षित आयतन या अंतःश्वसन आरक्षित आयतन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, निःश्वसन आरक्षित आयतन या अंतःश्वसन आरक्षित आयतन भी इसको आप बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, अब IRV क्या होता है तो ध्यान देना। ठीक है, एक सामान्य श्वसन क्रिया जो होती है वो अपने बात कर ली। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो निःश्वसन के दौरान बलपूर्वक खींची जाती है। ठीक है, जैसे अपन निःश्वसन करेंगे ना, सांस लेने अंदर में, लेकिन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त मतलब बलपूर्वक जो मैंने खींची है। ठीक है, वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक खींची जाती है। ठीक है,
वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक खींची जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? निःशोषण आरक्षित आयतन बोलते हैं। ठीक है, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक उत्सर्जन सॉरी निःशोषण, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक निःशोषण कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? निःशोषण आरक्षित आयतन कहलाता है। इसकी जो जो वॉल्यूम होता है इसका होता है 2500 से लेके ml से लेके 3000 ml होता है। 2500 ml से 3000 ml तक होती है। ये IRB की बात करें तो कितनी होती है? 2500 से 3000 ml होती है। ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, IRB होगी, मतलब बलपूर्वक जो उत्सर्जन क्रिया करते हैं, बलपूर्वक कोई व्यक्ति जो बलपूर्वक जो उत्सर्जन कर सकता है, ठीक है, बलपूर्वक उत्सर्जन करता है उसको क्या बोलते हैं? IRB बोलते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है? अब इसके अपोजिट पर बात करते हैं। ठीक है, दूसरी जो टर्म्स आती है, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो उत्सर्जन आरक्षित आयतन एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इसको ERV बोलते हैं। और ERV क्या होती है? देखो, ठीक है, ERV ठीक है, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक उत्सर्जन कर सकता है, मतलब लिया बाहर निकाल दो। ठीक है, कितनी निकाल सकता है? बलपूर्वक कर सकता है, बलपूर्वक निकाल सकता है। टाइटल वॉल्यूम के अलावा, ज्वारीय आयतन के अलावा और कितनी वायु बाहर निकाल सकता है बलपूर्वक? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ERV, उत्सर्जन आरक्षित आयतन। उनसे टर्म से कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, बच्चों ध्यान रखना, तो कई बार कंफ्यूज कर देती है टर्म्स, तो याद रखना। केवल वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक उत्सर्जन कर सकता है, बलपूर्वक मतलब जोर लगा के बाहर निकालना, उत्सर्जन मतलब एक्सपांशन या एक्सेलेरेशन करना। तो ये जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? ERV, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, उत्सर्जन आरक्षित आयतन बोलते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो 4000 ml से 1100 ml तक होती है। इसकी मात्रा होती है कितनी होती है? 1000 ml से 1100 ml तक होती है। एक 1000 ml से 1100 ml तक होती है। कई बार ये, जैसे अपन नीट की बात करें कंपटीशन में, ये वॉल्यूम पूछ लेता है। ठीक है, ये वॉल्यूम पूछ लेता है, तो याद रखना ये वॉल्यूम पूछ लेता है। अब बात करते हैं जो अपने लास्ट जो टर्म्स बच गई है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बात करें तो नेक्स्ट है ERV हो गया, ये आपके TV हो गया, ये IRB हो गया। ठीक है, इनकी टर्म्स से आपको आगे फॉर्मूले बढ़ेंगे। ठीक है, और ये हो गया ERV, ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम हो गया या उत्सर्जन आरक्षित आयतन हो गया। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो लास्ट है अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल आयतन। रेजिडुअल आयतन या RV का मतलब जो बचा हुआ होता है। ठीक है, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल आयतन की बात करते हैं तो वायु आयतन की वह मात्रा जो बलपूर्वक उत्सर्जन करने के बाद फेफड़ों में शेष बची रह जाती है। ठीक है, बलपूर्वक उत्सर्जन करने के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। बलपूर्वक अवशिष्ट मतलब करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें TV भी हो गया, टाइटल वॉल्यूम तो निकला नहीं, नॉर्मल सोर्स
फिर बलपूर्वक निकाला तो इसमें 1000 ml ये भी निकल गया। अब इसके बाद भी जो बची है श्वसन के बाद जो वायु फेफड़ों में बची हुई है, मतलब बलपूर्वक उत्सर्जन करने के बाद, वो बलपूर्वक उत्सर्जन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन आयतन के बाद जो शेष फेफड़ों में रह जाती है, मतलब ये वॉल्यूम निकलने के बाद, ये आयतन निकलने के बाद जो फेफड़ों में शेष रहती है उसको क्या बोलेंगे, अवशिष्ट आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर भी बची हुई है, अपने बलपूर्वक निकाल दिया लेकिन फिर भी कुपिकाओं के अंदर थोड़ी थोड़ी वायु रह ही जाती है, कैसे बिल्कुल चिपक जाएगी उतनी तो, ठीक है, चिपकेगी थोड़ी, कुछ तो आयतन उनका फैलाव रहता है लेकिन कुछ तो वायु रह ही जाती है। ठीक है, तो वो वायु है, सॉरी, वो वायु है उसको क्या बोलेंगे, अवशिष्ट आयतन बोलेंगे, जो कुपिकाओं के अंदर रह गई है। ठीक है, जो कुपिकाओं के अंदर रह गई है, मतलब जो फेफड़ों के अंदर रह गई है। ठीक है, बलपूर्वक उत्सर्जन करने के बाद शेष बची हुई जो वायु का आयतन है उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी बोलते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1100 ml से 1200 ml तक होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है, 1100 ml से 1200 ml तक होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, 1100 ml से 1200 ml तक होती है। तो ये 4 टर्म्स थी। इसके बाद एक कुछ क्षमताएं, श्वसन संबंधी क्षमताएं हैं जो अपन इसमें वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते, भागदौड़ सी होती है, इसलिए इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे, क्योंकि इनसे संबंधित कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये वॉल्यूम है, ये तो नीट के अंदर कई बार पूछे गए हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, किस प्रकार से, नीट के अंदर कई बार पूछे गए हैं ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है। और क्षमताओं के बारे में जो फॉर्मूला बनता है क्षमताओं के बारे में जो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, उनके बारे में तो कई बार पूछा गया है। तो जो आज की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर इतना बहुत है। आगे की वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वो बात करेंगे श्वसन संबंधी जो क्षमताएं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर इतना है, आप अच्छे से पढ़ो बच्चों, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ। और अब जो है वो मैं आपको जो अभी जो संशोधित जो सिलेबस आया है आपका, उसके अनुसार ही बता रहा हूँ सारी टर्म्स। ये जो चैप्टर पूरा का पूरा ही है, इसलिए इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर होंगे उसको मैं उससे सिलेबस वाइज ही देख के आप मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से लगे रहो, अध्ययन से अच्छे से नोट्स बनाते रहो। ठीक है, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम तैयार हैं आपके साथ में। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें मैसेज करो, है ना, कमेंट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी श्वसन संबंधी जो आयतन है। और अगली में कक्षा में आपको बताऊंगा श्वसन संबंधी जो समस्या, इसके बाद समस्या भी आएगी, कृत्रिम श्वसन है वो भी आएगी, श्वसन रोग भी इसमें है, इसे हटाए। ये तो चैप्टर एक छोटा चैप्टर था इसलिए, और इम्पोर्टेंट भी है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना हुआ, तो बच्चों धन्यवाद।